गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों में न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ और पिछले एपिसोड में भी मैंने न्यूमेरिकल्स कराए थे और टॉपिक है मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। न्यूमेरिकल्स लेवल 3 के होंगे, थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे, मगर मैं उसको इजीली एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझ में आएगा और आप इंजॉय करोगी। A steady current flows in a metallic conductor of non-uniform cross-section. The quantity of oblique quantities constant along the length of the conductor is oblique R. I mean more than one option इसमें सही हो सकते हैं, इसलिए जो oblique R लिखा हुआ है। And we are given 4 options. Option A current, electric field and drift speed. Option B drift speed only. And option C current and drift speed. And option D current only. बच्चों इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको बताए जा चुके हैं, मैं उसको एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। A steady current flows in a metallic conductor of non-uniform cross-section. Then according to the principle of conservation of charge, the current remains constant along the length of the conductor. बच्चों कंडक्टर के लेंथ के अलॉन्ग एवरी क्रॉस सेक्शन के थ्रू स्टेडी स्टेट में जितना चार्ज इंटर करता है उतना चार्ज लीव आउट करता है, इसलिए हर क्रॉस सेक्शन के थ्रू करंट कांस्टेंट हो जाती है। तो करंट ये क्वांटिटी है जो एवरी क्रॉस सेक्शन के थ्रू स्टेडी स्टेट में कांस्टेंट होगी, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, करंट ओनली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन सर्किट विथ स्टेडी करंट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर मस्ट बी, एंड वी हैव 4 ऑप्शंस और इसमें से कोई सही होगा। तो डायग्राम में बच्चों क्या दिखाया है, ये डबल लूप का सर्किट है। टॉप रो में एक बैटरी है ईएमएफ V और सीरीज में एक रजिस्टर है। मिडल रो में एक बैटरी है ईएमएफ V और एक कैपेसिटर है कैपेसिटेंस C। बॉटम रो में एक बैटरी है ईएमएफ 2V और सीरीज में एक रजिस्टर है 2R। मुझे इस क्वेश्चन को स्टेडी स्टेट के लिए सॉल्व करना है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर पूछा है। बच्चों आप थ्योरी पढ़ चुके हो कि स्टेडी स्टेट में जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है तो उसके लेफ्ट साइड में अप टू द लेफ्ट जंक्शन करंट 0 हो जाती है, राइट साइड में अप टू द राइट जंक्शन करंट 0 हो जाती है। इस मिडल रो में जंक्शन टू जंक्शन करंट 0 हो जाएगी और कैपेसिटर पे चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों टॉप रो में कोई कैपेसिटर नहीं है, बॉटम रो में कोई कैपेसिटर नहीं है, तो स्टेडी स्टेट में आउटर लूप में करंट सर्कुलेट होती रहेगी। आउटर लूप में करंट सर्कुलेट होती रहेगी, बट स्टेडी स्टेट में मिडल आर्म में करंट 0 हो जाएगी, लेकिन कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा। किसी एक प्लेट पर प्लस आएगा, किसी दूसरी प्लेट पे माइनस आएगा और चार्ज का मैग्नीट्यूड Q माना जाएगा। तो देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। प्यारे बच्चों इस स्टेडी स्टेट में डायग्राम बना हुआ है। मल्टी बैटरी के क्वेश्चन में बच्चों कभी कभी ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि लेफ्ट प्लेट पर पॉजिटिव पोल आएगा या राइट प्लेट पर पॉजिटिव पोल आएगा। इसमें हम लोग एक हाइपोथेटिकल एजम्पशन ले लेते हैं। मैंने मान लिया कि लेफ्ट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और राइट प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आएगा। मैग्नीट्यूड Q होगा, आई मीन लेफ्ट प्लेट पे प्लस Q और राइट प्लेट पर माइनस Q, ऐसा मैंने मान लिया। तो बच्चों हमें कैसे समझ में आएगा कि मेरा एजम्पशन ट्रू है या रॉन्ग है। सॉल्व करने पर अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मेरा एजम्पशन ट्रू होगा, क्योंकि इसको मैं मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ।
फिर पोलैरिटी चेंज नहीं होगी, जैसा दिखाया हूँ वैसे रहेगा। लेकिन सॉल्व करने पर अगर क्यों नेगेटिव आता है, मेरा जंक्शन गलत होगा। फिर हम लोग आंसर लिखते वक्त पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे, हमें लेफ्ट प्लेट पे नेगेटिव कर देंगे और राइट प्लेट पर पॉजिटिव कर देंगे। यहाँ पे दोनों प्लेट पर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू मान लिया और स्टेडी स्टेट में एफ टू सी करंट जीरो हो जाएगी, दिखा दिया। लेकिन स्टेडी स्टेट में आउटर लूप में करंट बहती रहेगी। बच्चों मैं आपको ये बता रहा हूँ, मल्टी बैटरी के क्वेश्चन में कभी कभी डिसाइड करना मुश्किल होता है कि करंट क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसलिए इसमें भी कोई डायरेक्शन ले लो, ध्यान से सुनना। करंट का कोई डायरेक्शन ले लो जो तुम्हें अच्छा लगे। जैसे कि मान लिया मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेलेक्ट किया है, आर्बिट्रेरीली मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेलेक्ट किया है। एज पर एजम्पशन करंट एक पॉजिटिव स्केलर होती है, तो अगर सॉल्व करने पर ये पॉजिटिव आती है करंट, मेरा एजम्पशन ट्रू है, करंट सचमुच का एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी। लेकिन सॉल्व करने पर अगर आई की वैल्यू नेगेटिव आती है तो माना जाएगा कि मेरा एजम्पशन गलत है। आंसर लिखते वक्त करंट का डायरेक्शन रिवर्स करना होगा, आई मीन करंट दिखाया जाएगा कि इसमें क्लॉकवाइज फ्लो करेगी। इसलिए डायरेक्शन को लेकर, पोलैरिटी को लेकर हम कभी परेशान नहीं होंगे। एजम्पशन कुछ भी ले लेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव जैसा आएगा वैसा डिसीजन लेंगे। फिलहाल मैंने आउटर लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखा दिया। टर्मिनल्स को अल्फ़ाबेटिकली डिनोट किया, आई मीन दिस इज ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। अब बच्चों मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ, किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करने जा रहा हूँ। Applying the Kirchhoff second law in the peripheral loop ABDEA, ABDEA, ए से चलूंगा, क्लॉकवाइज मूव करूंगा। सो बिगनिंग विथ ए, सो यू शुड राइट VA प्लस V प्लस IR प्लस I2R माइनस 2B इक्वल्स VA। तो प्यारे बच्चों ये इक्वेशन मैंने कैसे कंस्ट्रक्ट किया है मैं डायग्राम से समझाता हूँ। इसको याद रखना, डिट्टो इक्वेशन में डायग्राम से समझाता हूँ। ए से चल के ए पर पहुंचना है, ABDEA। इस लूप को पहले देखो ध्यान से, A देन B देन D E A। इस आउटर लूप में क्लॉकवाइज मूव करने जा रहा हूँ बच्चों। माना कि मैं ए से स्टार्ट करता हूँ तो इसका पोटेंशियल पहले लिखोगे VA, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने पर पोटेंशियल इंक्रीज होता है, देन यू विल राइट प्लस V। करंट के अपोजिट जाने पर पोटेंशियल इंक्रीज होता है, यहाँ लिखोगे प्लस IR, देन नथिंग। करंट का अपोजिट यहाँ भी जा रहे हो, यहाँ भी पोटेंशियल इंक्रीज होगा, यहाँ पे लिखोगे प्लस I इंटू 2R। पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो, पोटेंशियल डिक्रीज होगा, यहाँ लिखोगे माइनस 2B, देन नथिंग, स्टॉप एट ए इक्वल टू VA। इज इट? इस तरह से बच्चों ये इक्वेशन मैंने फॉर्म किया है, VA प्लस V प्लस IR प्लस I2R माइनस 2B इक्वल्स VA। फिर VA को VA से कैंसिल आउट करा दिया, इन दोनों को सम करोगे मिलेगा 3IR और इसको सम करोगे तो मिलेगा माइनस V। तो इसको राइट साइड में ट्रांसफर करो बच्चों, उधर जाके होगा प्लस V, आई मीन 3IR इक्वल्स प्लस V, देन I इक्वल्स V अपॉन 3R। से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। प्यारे बच्चों आपने आई को सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर ये पॉजिटिव आया, इट मीन्स आपका एजम्पशन ट्रू है और करंट का डायरेक्शन बिल्कुल सही है। इसको रेक्टिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, करंट का डायरेक्शन सही है, मैग्नीट्यूड होगा V/3R। सिमिलरली अप्लाइंग द किरचॉफ सेकेंड लॉ इन द लूप ABCFA, ABCFA। तो बच्चों इक्वेशन क्या बना है, VA प्लस V प्लस IR प्लस Q/C माइनस V इक्वल्स VA। बच्चों इक्वेशन कैसे बना मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। ABCFA लूप लेनी है आपको, A B C F A।
बच्चों मैं क्लॉकवाइज मूव करता हूँ, टर्मिनल ए से मूव करता हूँ। इसका पोटेंशियल पहले लिखोगे प्लस वी ए, देन प्लस वी, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो, करंट के अपोजिट जा रहे हो, देन प्लस आई आर, नथिंग नथिंग, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो कैपेसिटर पे, कहते हैं पोटेंशियल इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा? प्लस क्यू बाई सी, नथिंग, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही हो, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो क्या लिखोगे आप? माइनस वी, नथिंग, स्टॉप एट ए इक्वल टू वी ए। तो प्यारे बच्चों यही टर्म्स वहां पे लिखे हुए हैं, रिपीट करो। लुक, वी ए प्लस आई आर प्लस क्यू बाई सी माइनस वी इक्वल्स वी ए। वी ए को वी ए से कैंसिल आउट करा दो, प्लस वी को माइनस वी से कैंसिल आउट करा दो, क्यू बाई सी को एक साइड में रखो, आई आर को राइट साइड में ला के माइनस आई आर बना दो, फिर सी से मल्टीप्लाई कर दो। बच्चों क्यू की वैल्यू आती है माइनस आई आर इंटू सी, इज इट? से इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों आई की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में सॉल्व कर चुके हो, तो आई की वैल्यू विथ प्रॉपर साइन इक्वेशन 1 से उठा के 2 में पुट कर डालें। कैप्शन लिखोगे फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2 वी हैव 2 इक्वल्स माइनस, देन वैल्यू ऑफ आई वी अपॉन 3r इंटू आर सी, आर को आर से कट करो टू गेट यू माइनस सी वी बाई 3। प्यारे बच्चों सॉल्व करने पर क्यों नेगेटिव आया? तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट ये करता है आवर assumption is wrong, I mean polarity of the capacitor is wrong. It means that the left plate has negative charge. आंसर लिखते वक्त पोलैरिटी को रिवर्स करना होगा। लेफ्ट प्लेट हैज नेगेटिव चार्ज एंड राइट प्लेट हैज पॉजिटिव चार्ज। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर मस्ट बी, फॉर्मूला आप जानते हो क्यू बाई सी लगता है, और पोटेंशियल ड्रॉप का मैग्नीट्यूड लिखना है आपको, इट शुड बी मॉड क्यू बाई सी। मॉड क्यू की वैल्यू आएगा सी वी बाई 3 डिवाइडेड बाई सी, सी कैंसिल आउट गिविंग यू वी बाई 3। I mean potential drop across the capacitor comes out V by 3. So your option C, correct option is C. आंसर मैच करो। C option, potential drop comes out V by 3. Is it? Then come to the next question. A wire of length L and three identical cells of negligible internal resistances are connected in series. Due to the current, the temperature of the wire is raised by delta T in time t. A number capital N of similar cells is now connected in series with a wire of same material and cross section but of length 2L. The temperature of the wire is raised by the same amount delta T in the same time t. The value of N is, ignore heat loss. हाँ मीन जो एटमॉस्फेयर में हीट लॉस होगा उसको इग्नोर करने को बोला है। तो द वैल्यू ऑफ एन बच्चों 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से मेरे को करेक्ट ऑप्शन बताना है। प्यारे बच्चों ये जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ जिसका टाइटल है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये पब्लिश हो चुकी है। मैं इसका इन्फॉर्मेशन भी आपको दे चुका हूँ, और आपको अगर कोई कॉपी ऑर्डर करनी होगी तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने अपने वेबसाइट का लिंक सजेस्ट किया है, उस लिंक को ब्राउज करोगे तो आप बुक तक पहुंच जाओगे। वहाँ पे सब कुछ डिटेल में लिखा है कि बुक को कैसे ऑर्डर करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं। एक कॉपी आप अपने टेबल पर रिवीजन के लिए रखोगे तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। डिट्टो सेम टू सेम मेरी बुक में ऐसे लिखा हुआ है। कलरफुल बुक है, प्रिंट क्वालिटी बेस्ट। देन कम टू द सॉल्यूशन। रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वायर से R1 इक्वल्स रो L बाई A। Current in the first wire I1 equals 3E upon R1. Current in the first wire I1 equals 3E upon R1. बच्चों ऐसा मैंने क्यों लिखा है वो यहाँ से देखो।
A wire of length L and three identical cells of negligible internal resistances are connected in series. वैसा बच्चों जो बोला है आइडेंटिकल सेल है, हर सेल का ईएमएफ मैंने ई मान लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है क्वेश्चन के मुताबिक। तो तीन सेल आइडेंटिकल जब सीरीज में लगाओगे बच्चों तो टोटल ईएमएफ 3E हो जाएगा, और 3E को इस वायर के रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो उसमें फ्लो करने वाली करंट I मिल जाएगी। तो इस वायर का रेजिस्टेंस मैंने रो एल बाई कैपिटल ए मान लिया है, रो एल बाई कैपिटल ए, और ईएमएफ आपके पूरे नेटवर्क में 3 इंटू ई होगा। तो उस वायर में बहने वाली करंट जो I1 होगी वो इस फार्मूले से आ जाएगी। इसको ओम्स लॉ कहते हो, I1 इक्वल्स 3E बाई R1। मास ऑफ द फर्स्ट वायर से M1 इक्वल्स व्हाट, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, D फॉर डेंसिटी V फॉर वॉल्यूम। D को रिपीट किया, सिलेंड्रिकल वायर होगा तो उसका होल वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ होगा, D फॉर डेंसिटी ऑफ वायर। इन द आइडियल कंडीशन नो हीट लॉस बोला है, इग्नोर हीट लॉस। तो आइडियल कंडीशन में बच्चों क्या मानोगे, आप मानोगे टोटल हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द वायर इक्वल्स हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। ऐसे माना जाएगा कि जितना भी वायर में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो पूरा का पूरा वायर में एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग में लॉस नहीं हो रहा है। हीट एनर्जी प्रोड्यूस के लिए जूल्स लॉ लगाते हो, टी टाइम में टोटल कितना हीट जनरेट होगा बच्चों, आपके क्वेश्चन में करंट कांस्टेंट है, टोटल हीट एनर्जी जनरेट होगा I1 स्क्वायर R1 इंटू टी, टाइम टी दिया हुआ है। और जब ये पूरी की पूरी हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो सॉलिड स्टेट में वायर का टेम्परेचर बढ़ेगा। कैलोरीमेट्री के थ्योरी से टोटल हीट एब्जॉर्ब इक्वल्स M1 C डेल्टा टी। डेल्टा टी इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, C ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, और M1 इज मास ऑफ द वायर। सही क्वेश्चन नंबर 1। प्यारे बच्चों, आपके क्वेश्चन में जो सेकेंड वायर दिया है उसका डबल लेंथ है, बट क्रॉस सेक्शन सेम है, मटेरियल सेम है। तो सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस R2 क्या आएगा, रो इंटू 2L अपॉन कैपिटल ए। एंड करेंट इन द सेकेंड वायर, बच्चों आपके क्वेश्चन में बोला है कि कैपिटल N आइडेंटिकल सेल को सीरीज में लगाया है, तो टोटल ईएमएफ हो जाएगा N इंटू ई एंड डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड वायर, that will give you current I2 flowing through the second wire. Is it? According to Ohm's law, I2 equals NE upon R2. I2 equals NE upon R2. Mass of the second wire M2 equals again density into volume. सेम मटेरियल है बच्चों तो डेंसिटी सेम रहेगा। इस बार लेंथ डबल हो गया, क्रॉस सेक्शन सेम है, तो वॉल्यूम आएगा A इंटू 2L। Is it? D for density of wire. Again in the ideal condition, heat energy produced equals heat energy absorbed. Using Joule's law, in the same time t, the heat energy produced should be I2 square R2T. बच्चों माना जाएगा कि जो टोटल हीट प्रोड्यूस हो रही है वो 100% अब्जॉर्ब हो जा रही है। कैलोरीमेट्री के थ्योरी से जो हीट एब्जॉर्ब करेगा उससे टेम्परेचर उसका डेल्टा टी बढ़ेगा। सेम मटेरियल है तो स्पेसिफिक हीट को C का C लिखोगे और फॉर्मूला आएगा M2 C डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करो, सॉरी इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करो। तो I2 स्क्वायर R2T न्यूमरेटर में आएगा, R1 स्क्वायर R1T डिनोमिनेटर में आएगा, इक्वल के बाद M2 C डेल्टा टी न्यूमरेटर, M1 C डेल्टा टी डिनोमिनेटर। प्यारे बच्चों इसमें कुछ कैंसिल होगा, लाइक टी एंड टी कटेगा, I2 बाय I1 का होल स्क्वायर आएगा, देखो। फिर सेकेंड ब्रैकेट में R2 बाई R1 आएगा, स्मॉल टी कैंसिल आउट होगा, C डेल्टा टी कैंसिल आउट होगा, राइट साइड में सिर्फ M2 बाई M1 बचेगा। इज इट?
बच्चों मैं पहले पिछले पेज पर I2 I1 की वैल्यू निकलवा चुका हूँ। तो I2 अपान I1 करोगे तो कैंसिल आउट होने के बाद बचेगा इन R1 अपान 3R2 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसको आप खुद चेक कर लेना। I2 बाय I1 डिवाइड करोगे तो मिलता है इन R1 अपान 3R2 होल स्क्वायर, देन अगेन R2 बाई R1, और आपके क्वेश्चन में M1 M2 मैंने लिख के दिखाया है, M2 बाई M1 की वैल्यू 2 आएगी, चेक कर लेना। इज इट? अब R1 स्क्वायर को R1 से कट करो, R2 स्क्वायर को R2 से कट करो, तो लेफ्ट साइड में मिलता है बच्चों n/3 का स्क्वायर इंटू R1 बाई R2 इक्वल्स 2। इज इट? उसके बाद बच्चों आप R1 बाई R2 की वैल्यू यहाँ पे ला के पुट कर दो। R1 बाई R2 की वैल्यू 2 क्यों आएगी? वो ऊपर आपने लिखा है वहाँ से देखो। सॉरी, R1 बाई R2 की वैल्यू 1/2 आएगा। देखो कैसे आएगा, दिखाता हूँ। R1 है रो L बाई ए, R2 है रो 2L बाई ए। प्यारे बच्चों जब R1 अपान R2 डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली 3 क्वांटिटीज कैंसिल आउट होकर बचेगा 1/2, बचेगा 1/2। तो R1 बाई R2 को मैंने यहाँ पे 1/2 लिख डाला। R1 बाई R2 रिप्लेस बाई 1/2 देन इक्वल टू 2 राइट हैंड साइड। गॉट इट? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो बिकम्स 4, पॉजिटिव रूट ले लो n/3 कम्स आउट 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कैपिटल N इक्वल 6। आई मीन कैपिटल N की वैल्यू 6 आएगी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। बी इज करेक्ट ऑप्शन, मिला लो। B is correct option. This is value of n 6. Done. Now next question. A 100-watt 250-volt bulb B1 and two 60-watt 250-volt bulb B2 and B3 are connected to a 250-volt source. प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का मतलब है कि बल्ब B1 का पावर रेटिंग है 100 वाट और वोल्टेज रेटिंग है 250 वोल्ट। आई मीन बल्ब B1 को जब 250 वोल्ट की सप्लाई दोगे तो 100 वाट के रेट से वो आपको हीट और लाइट देगा। एंड टू बल्ब B2 एंड B3 और B3 बच्चों एक जैसे हैं और इनका रेटिंग है 60 वाट 250 वोल्ट। मतलब B2 और B3 का पावर रेटिंग 60 वाट है, वोल्टेज रेटिंग 250 वोल्ट है। दे आर कनेक्टेड टू अ 250 वोल्ट सोर्स एज शोन इन द फिगर। फिगर में दिखाया हुआ है। नाउ W1, W2 and W3 are the output power of the bulbs B1, B2 and B3 respectively माना गया है। Then we are given 4 ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन निकालना है। बच्चों आपके क्वेश्चन में इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है। B1 और B2 सीरीज में है टॉप रो में, मिडल रो में अकेला B3 है और ये दोनों रोज पैरेलल में मानी जाएंगी और उसके क्रॉस 250 वोल्ट का एक ईएमएफ सोर्स लगा दो यानी कि बैटरी लगा दो। तो ये दोनों पैरेलल में है और उसके साथ 250 का ईएमएफ सोर्स यहाँ पे 250 वोल्ट का लगा हुआ है। अब आउटपुट पावर को मुझे कंपेयर करना है, बताना कि इन चारों में कौन सा सही होगा। तो देखिए बच्चों रेटिंग ऑफ ए बल्ब पर ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा कैसे सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि ग्लोइंग स्टेट में फिलामेंट का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है। तो बल्ब B1 का रेजिस्टेंस R1 दिखाया, B2 का R2 दिखाया और B3 का R3 दिखाया। अपर लाइन से करंट को I1 दिखाया और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलने वाली टोटल करंट को I दिखाया। जंक्शन F पर I माइनस I1 राइटवर्ड जाएगी अप टू C और I1 टॉप लाइन में ऐसे टर्न होते हुए C पे पहुंचेगी, फिर C पे दोनों कंबाइन होकर I बन जाएंगी और I ऐसे बॉटम रो से क्लॉकवाइज सर्कुलेट हो जाएगी। बच्चों मैंने R1 R2 R3 दिखाया, करंट दिखाया। अब कैसे करेंगे देखो।
द रेजिस्टेंस R1 ऑफ द बल्ब B1। प्यारे बच्चों, रेटिंग ऑफ बल्ब में पढ़ा चुका हूँ और बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक बल्ब के रजिस्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, इसलिए यहाँ पे पावर के तीनों फार्मूले इस्तेमाल हो सकते हैं। तो मैंने माना है कि द रेजिस्टेंस R1 ऑफ द बल्ब B1, R1 की वैल्यू V स्क्वायर बाई P1 फार्मूले से निकाल लो। 3 ओम्स लॉ थे, उसमें से एक ये भी था। V स्क्वायर बाई P1, V होगा रेटिंग वोल्टेज ऑफ बल्ब B1, दैट इज 250 होल स्क्वायर, और रेटेड पावर ऑफ बल्ब B1 इज 100 वाट। तो 250 स्क्वायर को 100 से डिवाइड करो, 625 ओम आता है। R1 पता चल गया। Hence the resistance R2 of the bulb B2 using similar formula, V स्क्वायर बाई P2। रेटिंग वोल्टेज 250 दिया है, उसका स्क्वायर करो, और पावर रेटिंग 60 वाट दिया, उसे डिवाइड करो, गिविंग यू 1041.617 ओम। Hence the resistance R3 of the bulb B3, that is V square by P3, V is 250, P3 60, डिवाइड करने पे बच्चों फिर से वही क्वांटिटी आएगी, 1041.67 ओम। Current distribution is shown in the above circuit properly. Now applying the Kirchhoff's second law in the outer loop A B C D E F A B C D E F A, क्लॉकवाइज मूव करो बच्चों। कैसे इक्वेशन बनेगा? VA देन माइनस I1 R1 देन माइनस I1 R2, नथिंग इज इट, देन प्लस 250, नथिंग, स्टॉप एट A इक्वल्स VA। बच्चों यही क्वेश्चन मैंने फॉर्म किया। लुक, VA माइनस I1 R1 माइनस I1 R2 प्लस 250 इक्वल्स VA। VA को VA से कट करो, I1 के दो टर्म इनको राइटवर्ड ले जाओ, प्लस हो जाएंगे, फिर I1 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में R1 प्लस R2 आएगा, 250 को डिवाइड कर दो, I1 की वैल्यू मिलेगी बच्चों 250 अपॉन R1 प्लस R2। अब R1 R2 की वैल्यू पुट कर डालो टू गेट टू I1। बच्चों मैंने R1 R2 की वैल्यू पुट कर डाली और इसको सॉल्व किया तो I1 आता है 0.15 एम्पियर। से दिस इज इक्वेशन 1। Similarly, applying the Kirchhoff's second law in the loop FCDEF, VF minus I minus I1 R3 प्लस 250 इक्वल्स VF। बच्चों मैं इसको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। FCDEF लूप दिखा रहा हूँ, FCDEF। F से क्लॉकवाइज मूव करो, गिविंग VF। करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो आप लिखोगे माइनस ऑफ I माइनस I1 इंटू R3, कम टू सी नथिंग। देन नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करोगे, यहाँ प्लस 250 लिखोगे इक्वल्स VF। यही बच्चों इक्वेशन बनाया हूँ। VF को VF से कैंसिल करो, जिसको राइट साइड में ले जाओ प्लस हो जाएगा, R3 से डिवाइड करो तो गेट टू I माइनस I1 इक्वल्स 250 बाई R3 की वैल्यू पुट कर डालो, सॉल्व करने पर आता है I माइनस I1 इक्वल्स 0.24 एम्पियर। से इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों में आउटपुट पावर निकालना सिखा रहा हूँ। आउटपुट पावर ऑफ द बल्ब B1, सिंबल W1। जूल्स लॉ में बच्चों ये ओरिजिनल फार्मूला सिखाया गया। तो बल्ब B1 का जो आउटपुट पावर होगा I1 स्क्वायर इंटू R1 होगा। I1 की वैल्यू पुट किया, R1 की वैल्यू पुट किया, सिंप्लीफाई किया टू गेट यू 14.06 वाट। देन आउटपुट पावर ऑफ बल्ब B2, W2। बल्ब B2 में भी करंट I1 है बच्चों, तो इसका पावर आएगा I1 स्क्वायर R2। I1 की वैल्यू पुट किया, R2 की वैल्यू पुट किया, सॉल्व करने पर आता है 23.44 वाट। देन आउटपुट पावर ऑफ द बल्ब B3, दैट इज W3।
बच्चों B3 बल्ब से जो करंट डायग्राम में जा रही थी I माइनस I बन जा रही थी, तो आउटपुट पावर आएगा I माइनस I1 का स्क्वायर इंटू R3। इसकी वैल्यू सॉल्व कर चुके हो, पुट कर डालो 0.24 का होल स्क्वायर इंटू 1041.67 दैट इज 60 वाट। इज इट? जब आउटपुट पावर निकाल चुके हो तब आंसर जनरेट करो। तीनों को देखने से लगता है, hence we can say that W1 less than W2 less than W3 and correct option is D। करेक्ट ऑप्शन इज डी। आंसर मिला लो। देखो बच्चों, W1 आया है 14.06, W2 आया है 23.44 और W3 आया 60 वाट। तो W1 लेस दैन W2 लेस दैन W3 तो बनेगा, तो इसको ऑप्शन में मैच करा लो, डी ऑप्शन, W1 लेस दैन W2 लेस दैन W3। गॉट इट? यार बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्लियर होगा तो आप कल ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, और अभी मेरे पास बचे हुए न्यूमेरिकल्स बहुत हैं, बहुत गुड क्वालिटी के न्यूमेरिकल्स हैं जो जेई एडवांस में पूछे हैं, और उसमें से कुछ KVPY में पूछा है, कुछ ओलंपियाड्स में पूछा है। तभी मैं और भी न्यूमेरिकल्स आपको नेक्स्ट एपिसोड में कराऊंगा। आप मेरे साथ बने रहना और फ़ायदा उठाते रहना। सो प्यारे बच्चों, इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट, सी यू अगेन।